हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अरुणा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। देखिए, हमारे 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है कि वाइगोत्स्की और वाइगोत्स्की और कोहलर के टॉपिक कराइए, नैतिकता का सिद्धांत और सामाजिकता का सिद्धांत कराइए। मैं डेफिनेटली उस प्रिंसिपल को कराना चाहती हूं क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन मैं उसे इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि जो क्लास का टाइम होता है बहुत कम होता है। देखिए, मैंने जैसे प्याजे की थ्योरी कराई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की कि यहाँ पर एक थ्योरी को कंप्लीट कराने के लिए मुझे 3 क्लास लेनी पड़ी। ऑफलाइन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कम से कम 2 घंटे का टाइम मिलता है और एक थ्योरी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सारे उससे रिलेटेड टॉपिक भी करा देते हैं। जितने उसमें कंटेंट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन करने का टाइम मिलता है और जितने डाउट्स होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से सोल्व हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन में मुझे थोड़ी सी ये मैंने चीज़ देखी है कि कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें करानी होती है। एक बच्चा मुझे बोल रहा था, मैंने जब भी टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा एक बच्चा बोल रहा था कि मैम आप हेजिटेट क्यों होती, हिचकिचाती क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे आप किसी भी साइकोलॉजी के टीचर को देखोगे जो बेसिकली इतना उसके माइंड में क्वेश्चन भरे रहते हैं, इतने क्वेश्चन कि जैसे एक बच्चे ने पूछा था आगमन और निगमन चिंतन के बारे में, तो उस टाइम मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी, काफ़ी कुछ। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये होता है कि हमारे माइंड में काफ़ी कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें भरी होती है, लेकिन वो टाइम कम की वजह से फिर मुझे अपने आप को क्या करना पड़ता है, सिकोड़ना पड़ता है, अपने आप को कंसाइज करना होता है, सारी चीज़ें कट कर देनी होती है। तो क्योंकि टॉपिक हमारा क्या था, इंटेलिजेंसी था, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें मुझे कट करनी पड़ती है। तो हर एक टॉपिक में, हर एक चीज़ में मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं चाहती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि देखिए कंटेंट आपके पास भी होगा, बुक भी आपके पास होगी और बाकी कहीं भी आप कोई चैनल वॉच करते होंगे, कोचिंग भी ले रहे होंगे कुछ बच्चे, लेकिन आपने एक डिफरेंस आप खुद देखो कि वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ों को, जो टॉपिक होता है उसमें सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड सारे वहाँ पर कंटेंट बताए जाते हैं कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक डिफरेंस देखा होगा कि कोई भी टीचर ये नहीं बताता कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा डिफरेंस ये कि आपको एक्सप्लेन जिस तरह से करना है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कहाँ कन्फ्यूज होगा या फिर एग्जामिनर उसको कहाँ पर कन्फ्यूज करेगा, किस तरह से बच्चे को घुमाएगा। चीज़ें आप सारे आपके पास वही है जो हम पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है या चैनल होता है, चीज़ें वही पढ़ाता है। लेकिन होता क्या है कि एग्जामिनर आपके पास जो आप पढ़ के जा रहे हैं उसी में से आपको घुमा देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो आप ये समझते हो कि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, जबकि आप पढ़ते वही हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि इसने मुझे किस तरह से घुमाया। जैसे मैं आपको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल करा रही थी, तो वहाँ भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, एक तरह से सिद्धांत है विकास का, वो ये है कि सामान्य से विशिष्ट। तो वहाँ पर वो किसी तरह से आपको घुमाएगा, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। तो वो क्या कर देता है, सीक्वेंस आगे पीछे कर देता है, मीन्स विशिष्ट से सामान्य, इस तरह से। तो आप ये सोचोगे मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो आप आंसर नहीं ले पाते। तो एक और प्रॉब्लम जो मैंने एक वास्तविकता से मेरा सामना हुआ, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती आ रही हूँ कई साल से। तो एक मैंने ये टॉपिक करा था आगमन और निगमन चिंतन वाला। उससे जब मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रही थी तब वो मेरे बात याद आ गई थी, मैं बताना चाहती थी, लेकिन वही टाइम की प्रॉब्लम, ठीक है। तो हुआ ये था कि जैसे ये टॉपिक हो चुका था मेरी क्लास में, तो एक बच्ची यूट्यूब पर वीडियो देख रही होगी, तो उसने कोई चैनल में, उसका नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ें इस तरह से एक्सप्लेन कर रखी थी कि आगमन चिंतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट। आगमन चिंतन का फॉर्मूला सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। तो ओके, तो वो बच्ची बोली कि मैम आपने तो बताया था विशिष्ट से सामान्य आगमन का, और निगमन का बताया था सामान्य से विशिष्ट। तो मैंने वो उससे पूछा कि पूरी वीडियो में इसने यही बोला है? बोली हाँ मैडम यही है। तो मैंने प्लेबैक में जाकर उसकी स्पीड बढ़ाई और खुद उस वीडियो को सुना, ठीक है, 1 से 2 मिनट में वो कवर हो गई। तो
डेफिनेटली उसने ऐसा ही कर रखा था। फिर मैंने कहा बेटा इससे एक गलती हो रखी है, या तो इसे खुद नहीं पता, ठीक है, क्योंकि देखिए जो इसी प्रोफेशन में होते हैं जैसे टीचिंग में, और उनको तो पता होता है कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना कि किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा ली, कोई टॉपिक उठा लिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा इससे एक गलती हो रखी है कि इसके मुँह से गलती से, या तो इसे खुद ही नहीं पता, या फिर इसके मुंह से गलती से निकल गया है कि जो आगमन चिंतन है उसका फॉर्मूला सामान्य से विशिष्ट है, ठीक है। अब ये पूरी वीडियो में बिल्कुल भी गलती से उसको चेंज नहीं करेगी, क्योंकि इसे अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी है। इसने जो गलती की है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो गलत ये पढ़ा रही है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाएगी। ये चीज़ें मैंने देखी है, इंस्टीट्यूट में भी देखी है। और एक और आपको एक वास्तविकता का सामना, एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि फिर हुआ क्या, मैंने और भी चीज़ें देखी जैसे यूट्यूब पर, तो आपको मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें यूनिफॉर्म पैटर्न की बात, इंग्लिश में यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें एक टीचर ने इतना बड़ा वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, वीडियो भी उनकी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने देखा कि वो क्या बता रहे हैं यूनिफॉर्म पैटर्न में कि बेटा इसका मीनिंग ये है कि आपकी यूनिफॉर्म मुझे नहीं आएगी और मेरी यूनिफॉर्म आपको नहीं आएगी, सलमान खान की यूनिफॉर्म आपको नहीं आएगी और आपकी यूनिफॉर्म सलमान खान को नहीं आएगी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, समझे। तो देखिए इस चीज़ का डिफरेंस समझिए कि आपको, मैंने फिर बच्चों को ये भी चीज़ कही कि आप मेरे पढ़ाई पर भरोसा मत करो, ठीक है। आप खुद एक बुक लाओ और कम से कम मुझे चेक तो करो कि मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ, सही पढ़ा रही हूँ। अगर कोई चीज़, कोई मिस्टेक मुझसे हो जाती है तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक। ये नहीं कि उसी चीज़ पर अड़ी रहती हूँ। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, जो है सब कुछ आपके सामने है। कल भी मुझसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यहाँ पर एक बैरियर आ गया था, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि ऑनलाइन में अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप यहाँ से माइक को म्यूट कर सकती हैं। तो मैंने वो चीज़ नहीं की, क्योंकि जैसे है पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी बिल्कुल सेम वही, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, हम दिखावा नहीं करते, हम चीज़ों को, मैंने कल भी ये चीज़ एक्सेप्ट की कि मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगी, मुझे रेपुटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने टीचर को, मुझे बहुत दुख हुआ कि गलत पढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाते हैं, और उस वीडियो पर लाइक 1.4 के इस तरह से, और जो कमेंट थे बहुत अच्छे, वेरी गुड, मीन्स बहुत डाउट क्लियर हुए। कौन से डाउट क्लियर हो गए भाई? गलत पढ़कर डाउट क्लियर हो गए आपके। कमेंट भी कुछ इस तरह से थे, 140, 139, कुछ इस रेंज में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं आपसे भी बोलती हूँ कि जब कोई चीज़ अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए आप उस चीज़ को चेक करो कि मुझे सही पढ़ा गया है या गलत पढ़ाया गया है। अगर गलत चीज़ें आपको लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ बच्चे देखे हैं कि मैं चीज़ें बहुत बताना चाहती हूँ, लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे मेरी नज़र में ऐसे आए हैं जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है। अब जैसे मैंने वो डिजिट उठाई थी कल, उसमें क्या था कि उसमें रिमाइंडर बचने वाला था। तो जो बच्चे पहले से ही प्रैक्टिस में है, पहले से ही कहीं कोचिंग ले चुके हैं, या फिर जिनका मैथ अच्छा है, वो डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी साइकोलॉजी को सिर्फ उठाया है, उन्होंने स्टार्टिंग की है, तो उन्हें कैसे समझ आएगा। यहाँ पर हर एक बच्चे के लेवल को लेकर चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, और आपको भी जब आप एज ए फ्यूचर आप एक टीचर बन जाओगे तब आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करोगे, और आपको भी यही प्रॉब्लम आने वाली है, और आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, बतानी है। सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक नहीं होता, इसीलिए किसी का हाई किसी का लो। ओके तो बहुत से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें खोल कर रख देना चाहती थी, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं।
तो इससे अच्छा कि रोज़ रोज़ 15 मिनट का मैं लेक्चर दूँ, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने देखा भी होगा मैं बिल्कुल बात नहीं करती, सीधे आते ही सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि टाइम ही इतना कम मिलता है। तो इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझिए। और मैं खुद बोलती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ, कमेंट रीड करती हूँ, और डेफिनेटली बच्चे जो डाउट्स होते हैं उनको सबसे पहले उन्हीं को क्लियर करती हूँ, उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तभी हमें थोड़ा सा सहारा मिलता है। तो ठीक है, हमारा इंटेलिजेंसी का टॉपिक चला हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। डिजिट इस तरह की होनी चाहिए कि हर एक बच्चे को समझ में आए। ठीक है, उसमें रिमाइंडर बचेगा। तो जो बेसिक बच्चे हैं जिनका मैथ वीक है वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, कि अगर रिमाइंडर बच गया तो अब इसका क्या यूज है, किस तरह से क्या पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो इस तरह के, और एग्जामिनर भी इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि सब तरह के बच्चे होते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन पहली बात तो मैथ से हो गया। ठीक है, और दूसरी बात अगर हाई लेवल का रख देगा तो उसे भी पता है कि सब लेवल के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ लेवल के बच्चे इस चीज़ को अगर पढ़कर भी आए हैं तो सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो भी डिजिट सीधे सीधे ही लेता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था। देखिए यहाँ पर शारीरिक आयु की बात नहीं हो रही है, मानसिक आयु की बात हो रही है। ठीक, तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था। मानसिक आयु, मानसिक आयु का संप्रत्यय, संप्रत्यय या फिर प्रत्यय, संप्रत्यय प्रत्यय, जिसको हिंदी समझ नहीं आती, संप्रत्यय प्रत्यय का मीनिंग होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, वो दिया था बीने ने। संप्रत्यय दिया, वो दिया बीने ने। ये चीज हो गई आपकी। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे। IQ मीन्स बुद्धि लब्धि। ठीक, पहले हिंदी में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, मानसिक आयु सबसे पहले ऊपर क्या रखते हैं, मानसिक आयु, और फिर नीचे आ जाता है हमारा शारीरिक। देखो कितने नाम है, शारीरिक आयु, वास्तविक आयु, कलानुक्रम आयु। ठीक है, शारीरिक आयु या वास्तविक आयु कुछ भी दे सकता है, या कलानुक्रमिक आयु। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु, और आपका मल्टीप्लाई में 100 आएगा, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु। ये, और 100 में इंटू में 100। ठीक है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सबसे ऊपर मानसिक आयु रखेंगे, और उसके बाद में कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में कि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 15 वर्ष है, और शारीरिक आयु कितनी है, या फिर वास्तविक आयु कितनी है, या कलानुक्रमिक आयु कितनी है। ठीक, तो इस तरह से दे सकता है, और उसको जो भी डिजिट देगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब वो आगे समझेंगे किस तरह से। ठीक है, ये हुआ हिंदी वाला। हिंदी में किस तरह से इसका फॉर्मूला आता है, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश से भी होते हैं, या फिर इसको हिंदी में देकर इंग्लिश वाले को ही हिंदी में दे देगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं किस तरह से घुमाता है। अब ये पूछ लेगा कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो इस तरह से घुमा देगा कि ऊपर रख देगा इसको और नीचे रख देगा मानसिक आयु को। क्योंकि आपको अगर सीक्वेंस पता है तो आप डेफिनेटली आंसर ले लोगे, सीक्वेंस याद होना चाहिए। वही चीज़ है कि मानसिक आयु मीन्स माइंड हमारा ऊपर आता है, उसके बाद में बॉडी नीचे मीन्स नीचे क्या आएगा, शारीरिक आयु। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उस तरह इस तरह से देखें, MA/CA इंटू 100। MA से मतलब, M से मतलब है मेंटल एज, ठीक, और C से मतलब है क्रोनिकल एज। ठीक है, क्रोनिकल ए से एज, और इंटू में 100 ही जाएगा सीधा। तो सबसे पहले मेंटल एज ऊपर रखेंगे और जो हमारे फिजिकल एज है, क्रोनिकल एज है, उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इसके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि देखिए, एक बच्चे की आयु, कौन सी आयु, मानसिक आयु 15 साल है, ठीक, और बच्चा कितने साल का है, 10 साल का है। अब उसका आईक्यू निकालो। क्या पूछा है, आईक्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, आईक्यू, हमें आईक्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 15, और जो शारीरिक आयु है, फिजिकल एज है, क्रोनिकल एज है, वो कितनी है, 10 साल। ठीक है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा कट जाता है इस तरह से। तो रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी आंसर कितना आया, 150। कितना आएगा, 150। तो उसका आईक्यू कितना है, 150। जो बिल्कुल बेसिक के बच्चे होंगे ना, वो इस चीज़ को अब आसानी से समझ जाएंगे, सीधे सीधे कटता है। ठीक, उसमें ये नहीं है कि रिमाइंडर बचने वाली कोई चीज़ है। जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं या कई साल से पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका मैथ अच्छा है, वो इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे रिमाइंडर वाली। लेकिन डिजिट इस तरह की लेनी पड़ती है कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखा जा सके। ठीक, अब ये तो आपने आईक्यू लेवल तो निकालना सीख लिया है। अब ये आ जाता है कि आपको आईक्यू लेवल दे देगा और ये वाली एज नहीं देगा, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। वो किस तरह से निकालेंगे कि 10 साल का बच्चा है और उसने एक टेस्ट में 160 160 उसके मार्क्स आए हैं, तो उसकी क्या निकालनी है, हमें मानसिक आयु निकालनी है। कितने साल का बच्चा है, 10 साल का, और मार्क्स कितने आए हैं, 160। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 160 मार्क्स लाया है 10 साल का बच्चा, तो उसकी मेंटल एज कितनी है, ठीक है, वो चीज़ निकालनी है। तो क्योंकि हमें क्या पता है, आईक्यू पता है एक तरह से, ठीक है, तो आईक्यू को इक्वल में रखेंगे 160 और मेंटल एज हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसको x मान लेंगे और अपॉन में कितना, क्योंकि बच्चा कितने साल का था, 10 साल का, और वही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आज क्लास का टाइम थोड़ा ज़्यादा रखा है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो अब क्या करेंगे कि इसमें x को ले आएंगे बाहर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से x को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, ठीक, और क्या करेंगे कि इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन जो बेसिक का बच्चा है उसे समझ आनी चाहिए चीज़। और अपोन में क्या आ गया हमारा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, मेंटल एज निकालनी है, ठीक, तो 10 से 10 गया और 1 इस 0 से दूसरा 0 गया, तो आपका कितना बचा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, 16। तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी, मेंटल एज कितनी होगी, 16। ये क्या निकल कर आई, मेंटल एज, मानसिक आयु। मानसिक आयु, ठीक है, मीन्स वो
16 जो 10 साल का बच्चा है वो 16 साल के बच्चे के हिसाब से 160 मार्क्स लाया है। ठीक है, ये मीनिंग था इसका। ओके, तो जो बेसिक के बच्चे हैं अब उनको भी यहाँ से आसानी से समझ आएगा। ओके, बिल्कुल स्पीड बहुत ही स्लो है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। ठीक, ओके। अब क्योंकि हम इंटेलिजेंसी की थ्योरी कर रहे हैं, तो आज सबसे पहले जो हमारी थ्योरी रहेगी स्टार्टिंग की, क्योंकि सबसे पहले जो एफर्ट किए थे इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए, उसे किस तरह से हम बच्चे की इंटेलिजेंसी ज्ञात करें, वो सब करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किए थे? बीने ने किए थे, अल्फ्रेड बीने ने। तो सबसे पहले सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया था। ठीक, और जो सबसे पहले दिया था तो उसका किस तरह से नाम था? सबसे पहला जो सिद्धांत था बुद्धि का वो क्या था? एक खंड एक तत्व। ठीक है, एक खंड एक तत्व, या क्योंकि सबसे पहले दिया गया तो प्रथम सिद्धांत, या फिर क्योंकि इसके बाद में कई सारे सिद्धांत आए तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? सबसे प्राचीन सिद्धांत हो गया। ठीक है, ओके। तो इसके कई सारे नाम हैं, एक खंड एक तत्व, एक कारक, वन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये कई सारे नाम एक ही थ्योरी के हैं। इनमें से कोई भी नाम यूज कर लेगा और आपसे पूछेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे वन फैक्टर। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वन फैक्टर। इंग्लिश में सिर्फ आपको इतना ही देखने को मिलेगा, वन फैक्टर। तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का वो किसने दिया था? इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? बीने, अल्फ्रेड बीने या बीने, पूरा नाम भी अगर याद नहीं रखो आप। ठीक है, इसके प्रतिपादक थे बीने। ठीक है, और इनके समर्थन की बात करें, जो इनके समर्थक थे वो कौन कौन थे? जो इनके समर्थक थे वो कौन कौन थे? टर्मन, स्टर्न और एक और थे एबिंगहास। ठीक है, ये इनके समर्थक थे। इन्होंने इनको बाद में इनके सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा काम किया था आगे चलकर। तो बीने के अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है वो चीज़ समझेंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा, देखिए सब इनका जो वाक्य है प्रसिद्ध वो है कि बुद्धि अविभाज्य है, उसके खंड नहीं किए जा सकते। क्या है? बुद्धि अविभाज्य है। ठीक है, इन्होंने कहा बुद्धि एक तत्व है, सिर्फ एक तत्व है, और जितने भी काम होते हैं चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपके लिखाई पढ़ाई सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो नैतिकता से संबंधित हो, ठीक है, जितने भी जिस तरह के विकास होते हैं या जिस तरह के जितने आप काम करते हैं, वो सब आप सिर्फ एक बुद्धि से करते हैं, सिर्फ एक बुद्धि से। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि इसको अविभाज्य माना है। किसने? बीने ने कहा कि अविभाज्य है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ सीधे सीधे यही आता है कि किसने बुद्धि को अविभाज्य माना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें से कोई भी वर्ड उठा लेगा और पूछेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया है, वन फैक्टर थ्योरी, एक खंड एक तत्व एक कारक सिद्धांत किसने दिया, या सबसे प्राचीन सिद्धांत भी इसको कहा गया, और इसको सबसे प्राचीन कहा गया। और क्योंकि देखिए सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया था तो इसको सबसे प्रथम सिद्धांत भी माना जाता है। ठीक, तो इससे सिर्फ इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इससे इतना ही आता है। ओके, तो यहाँ पर आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सिर्फ वन फैक्टर थ्योरीज में मुझे करानी थी, टाइम अब हो चुका है आपका, तो हम लेते हैं आपसे अलविदा। तो बहुत से डाउट्स थे आपके माइंड में, ठीक है, उन सभी को मैंने जितनी कोशिश मुझसे हो चुकी तो मैंने उनको डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है तो मैं खुद कहती हूँ कि इस चीज़ को चेक कीजिए और खुद ये बताइए कि खुद आप मुझे बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मैडम आपने ये चीज़ गलत बताई है, गलत पढ़ाई है। ठीक है, मैं आपको
परमिशन देती हूँ चीज़ की, क्योंकि मुझे बिल्कुल गलत पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक गलत नहीं पढ़ाया, कोशिश यही रहती है। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सबको हो जाती है कि बोलते बोलते हमारे माइंड में कुछ और चलता रहता है, तो ज़बान से कुछ और निकल जाता है, लेकिन उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, कई बार देखा भी होगा आपने कि मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ चीज़ को और उसको करेक्ट कर देती हूँ बाद में। तो वो चीज़ आप बोल सकते हैं मुझे हमेशा, उस चीज़ के लिए आप फ्री हैं मेरी तरफ से, आपको मैं परमिशन देती हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। ओके, धन्यवाद आप सभी का इतना समर्थन देने के लिए। चलिए ठीक है, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय एग्जामपुर।